ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और स्वच्छता विशेषज्ञ अजय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। श्रोताओं, आज वर्ष का 10वां महीना, तिथि 2 अक्टूबर, और आज से ठीक 10 वर्ष पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान बनाने के लिए एक संकल्प दिलाया था। हमें, आपको, हम सबको, पूरे भारतवर्ष को एक नए सिरे से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था स्वच्छ भारत का, उसको पूरा करने के लिए एक आंदोलन के रूप में आह्वान किया था। उस आह्वान के 10 वर्ष पूरे हुए और 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक आयोजन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता जीवन भर की प्रतिज्ञा है, इसके प्रति हमें प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आज भी उन्होंने हम सबसे आग्रह किया कि स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रण हम सब लें। जिन्हें वह कार्यक्रम याद है, वर्ष 2014 का, उन्होंने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने अपने कर कमलों से स्वच्छता का प्रतीक झाड़ू उठाकर स्वयं सफाई अभियान की शुरुआत की थी। इन 10 वर्षों में यह अभियान एक आंदोलन बना है, न केवल नगरों में बल्कि कस्बों में, गांवों में, यहां तक कि छोटे छोटे शहरों में और गांवों में भी स्वच्छता की लहर देखी जा रही है। हाँ, चुनौतियां अभी भी हैं और उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं। इन्हीं चुनौतियों और उपलब्धियों पर आज के दिन हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में और समझना चाहेंगे कि 10 वर्षों की यात्रा में हम कहां तक पहुंचे। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत और स्वच्छता विशेषज्ञ श्री अजय कुमार। सबसे पहले हम आपसे, अक्षय जी, समझना चाहेंगे कि 10 वर्ष पूरे हो गए स्वच्छता आंदोलन के। इस आंदोलन की यदि हम उपलब्धियों को बहुत संक्षेप में समझना चाहें तो स्वच्छ भारत मिशन की प्रमुख सफलता किसे आप देखते हैं? आज प्रधानमंत्री ने जब आज 10 साल पूर्ति के एक बड़ा उत्सव पर उन्होंने अध्यक्षता की, बहुत ही अच्छी और बड़ी बात सामने रखी। उन्होंने ये कहा कि इस सदी का पूरा दुनिया में जितने मास मूवमेंट हुआ है, पब्लिक मूवमेंट जितना हुआ है, ये सबसे बड़ा मास मूवमेंट इस सदी का पूरा दुनिया में वो स्वच्छ भारत मिशन है। तो ये तो एक उसका कैरेक्टर बताता है जो मैं नहीं बता रहा हूं। मैं तो उस कार्यक्रम से, इस मिशन के साथ शुरुआती दिनों में जुड़ने का सौभाग्य मिला है और मैं ये देश का, प्रधानमंत्री जी का आभार हूं कि मुझे ये मौका मिला। लेकिन जो इसका फाउंडर है, जो मार्गदर्शक हैं और कभी इसका हाथ जिसने नहीं छोड़ा है और कम्युनिकेटर इन चीफ हैं जो इसका, वो है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उन दिनों उस बात को रखा था जिस बात के बारे में कोई बोलता नहीं था। अरे पायखाना के बारे में कैसे बात करेंगे, सैनिटेशन पैड के बारे में कैसे बात करेंगे, ये कोई बात करने का बात हुआ? लेकिन उन्होंने ये बात को रखा और आज जो हुआ है 10 साल की मैजिकल ईयर्स में उसको बोलूंगा, ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स। ये जो दशक है, इसको अगर मैं स्वच्छता के दशक बोलूंगा तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। आप अगर सॉफ्ट साइड में देखें, लोगों के हिसाब से देखें, नेतृत्व के हिसाब से देखें, देश के हिसाब से देखें, देश को जोड़ने के हिसाब से देखें और सफाई का चिंतन आने के बारे में देखें तो ये होगी। अगर आप सोचेंगे कि ना, मेरे को बताइए कि प्रैक्टिकली क्या हुआ है। अभी नेचर मैगजीन जो सबसे एस्टैब्लिश साइंटिफिक जर्नल है, उसने ये कहा कि इस स्वच्छ भारत मिशन के जरिए आपकी बच्चों की 60,000 से 17,000 जान हर साल बच रहा है। और गांव की पहले यूनिसेफ का भी स्टडी हुआ है। ये भारत की स्टडी नहीं है, इंटरनेशनल एजेंसीज की स्टडी है। हर ओडीएफ गांव या ओडीएफ की इलाका की परिवार, क्योंकि जो पैसा खर्च होता है स्वास्थ्य को इलाज करने के लिए, वो पैसा बचता है, एम्प्लॉयमेंट रहता है, वो सबको मिला जुला के 50,000 रुपया पर साल उसका कमाई होता है। और जहां जहां ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में लोगों के मिलने से 2014 से लेकर 2019 के अंदर हो गया। ये कोई ड्रिप वाला नहीं था, ये तो लगा कि जैसे कि 5 साल में करना ही है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही है, उसी दिशा में चले। और 2019 में देश अपने को खुले शौच से मुक्त डिक्लेयर किया। उससे जो फायदा हुआ, 2 चीज मैंने आपको बताया। तीसरा और है कि जो ग्राउंड वाटर है, वो ग्राउंड वाटर जो ओडीएफ इलाका है, उसमें ग्राउंड वाटर का साफ सफाई ज्यादा है। ग्राउंड वाटर क्लीन है तो लोग उसको यूज कर सकते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काफी फर्क आया है और जो बच्चे और औरतों का स्वास्थ्य है उसमें बेटर हुआ है। सिक्योरिटी बढ़ा है, डिग्निटी बढ़ा है, वो तो एक बड़ी बात है। लेकिन स्वास्थ्य, कमाई और इकोनॉमी, खास करके जो टॉयलेट इकोनॉमी बना, कितने लोगों को जॉब मिला,
आज की तारीख में बात भी हो रहा है कि जो महिलाएं हैं, महिला राजमिस्त्री, जिनको कि रानी मिस्त्री कहा जाता है झारखंड में, वो भी बना। मतलब एक समूचा इकोलॉजी ऐसे बना जो तरह तरह के फायदा हुआ। डिग्निटी, सिक्योरिटी, बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ, ये जो भी कहें, ये सारे चीज हिंदुस्तान के लोगों को उपलब्ध हुआ। ये जो आइकॉनिक मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, जो अपने आप में एक मिसाल है, और जिसको अभी दूसरे प्रोग्राम्स जो हैं, खाली देश के नहीं, देश के बाहर दूसरे मिशंस इसको रेप्लिकेट करना या उसको लेके उसी के हिसाब से चलना जो कोशिश कर रहे हैं, ये है। अगर शुरुआती मेरे को रिमार्क पूछ रहे हैं तो जी ये जी। है स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियां। श्रोताओं, चौतरफा परिवर्तन आया है, कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ अक्षय जी। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे इसी कार्यक्रम में अजय जी को। अजय जी, हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे, इस अवधि में 100 मिलियन से अधिक शौचालय निर्मित हुए हैं। किन रूप में आप देख रहे हैं इनके निर्माण को, और तुलनात्मक रूप से जो आपका अपना अनुभव रहा है, साथ ही जो नए निर्माण हुए हैं, वह ग्रामीण भारत को और विशेष रूप से जो शहरी भारत है, वहां भी खुले में शौच की परंपरा विभिन्न स्थानों पर देखी जाती थी, उसमें कितना परिवर्तन जमीनी स्तर पर अजय जी आप देख रहे? स्वच्छ भारत अभियान के शुरुआत से ही 2014 में, जब 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे इस आंदोलन की शुरुआत हुई, उसी दिन से एक नई जागरूकता लोगों में देखने को मिला। और जैसा हमारे पूर्व वक्ता राउत साहब ने कहा कि लोग सैनिटेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी और कठिनाई के साथ इस काम को उन्होंने शुरू किया होगा और कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। शहरों में स्थिति ये थी कि जो भी पब्लिक टॉयलेट बने होते थे म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, वहां पे आप जा नहीं सकते थे, इतनी गंदगी होती थी। तो एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पे एंड यूज लेके आए, जिसमें कि लोगों को पे करके और उसको इस्तेमाल करने का मिला, जिससे हम लोग उसको साफ सफाई पहले रखना शुरू किए और लोग सफाई वगैरह को देख के इतना खुश हुए कि वो खुद ही पे करने को तैयार होते थे। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया पे एंड यूज टॉयलेट का शहरों में, और घर घर टॉयलेट की आवश्यकता थी ही, लेकिन 2014 तक सिर्फ 40% घरों में ही टॉयलेट बने हुए थे। अभी 60% घरों में टॉयलेट नहीं थे और लोग खुले में शौच करते थे। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के परचम से इस आंदोलन की शुरुआत की और जब उन्होंने कहा कि हम स्वच्छता को अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाएंगे, तो इससे हमारे आंदोलन को एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिला और हमें इस कार्य को आगे लेके चलने में हमारे करीब करीब समझिए 50 से 60 हजार जो वॉलेंटियर्स हैं जो पूरे देश में काम कर रहे हैं। हम देश के करीब 26 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे लगभग 2 करोड़ यूजर हैं पर डे टॉयलेट के। तो हमने देखा कि एक तो ये कि जागरूकता और संवेदनशीलता की आवश्यकता थी, लोगों को जागरूक करने की जरूरत थी और टॉयलेट के प्रति संवेदनशील बनाना था। तो हमने इस चीज को तरह तरह के माध्यम से, जैसे पोस्टर्स के, फ्लायर्स के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। अपने पब्लिक टॉयलेट के जितने भी यूजर्स आते थे उनको हम लोग जागरूक कर रहे थे और इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने देखा कि लोगों में काफी जागरूकता आई, जो लोग सफाई का डिमांड करने लगे कि हमें साफ टॉयलेट की जरूरत है। और जो ये घर घर में जब शौचालय बनने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इससे क्या हुआ कि अब जो महिलाएं, बच्चे जो बाहर में जाके खुले में शौच करते थे और उसके बाद उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ता था, उन्हें कई तरह की बीमारियां हो जाती थी, डायरिया वगैरह होता था, तो वो कहीं जा नहीं पाते थे और अपने घर में ही उनको किसी तरह से मल का निष्पादन करना होता था। तो अब उन्हें शौच करने के लिए जगह मिली और इस तरह से जो बीमारियां थी उसको धीरे धीरे काफी कंट्रोल हुआ है। और अभी जैसा आपने कहा भी कि अभी जो भी शोध हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि काफी बच्चों के माल न्यूट्रिशन और इवन चाइल्ड मोर्टेलिटी में इसमें कमी आई है। अक्षय जी, हम यहाँ ये समझना चाहेंगे कि एक व्यापक परिवर्तन आंतरिक स्तर पर भारतवर्ष में हम देख रहे हैं। पहले एक छवि रहती थी, विदेशी मीडिया में या विदेशी पत्रकार आते थे या आमजन भी आते थे तो सुबह सवेरे रेलवे लाइन की अक्सर तस्वीरें या कह लें कि अपनी कहानियां लोगों से कहते थे। क्या अब जो इन 10 वर्षों में एक दशक में बदलाव आया है, उस बदलाव को लेकर वैश्विक धारणा किस तरह बदली है भारत के बारे में, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? छवि पूरी तरह से बदला। जैसे यूनाइटेड नेशंस की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.2 है, उसका लक्ष्य है साफ पानी और सेफ सैनिटेशन सबको मिले, खास करके जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, जो महिलाएं हैं, उनको मिले और खुले शौच से मुक्त समाज और देश बने। ये टारगेट रखा गया है 2030 के लिए। तो जब इसके बारे में बात हो रहा था 2014 में,
जब प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम लाल किले पर जाकर कुछ बात बदल दिया, तो ये बात था कि ये होगा कैसे, क्योंकि वो भारत की जो हमारे 60 करोड़ बाहर में खुले में सोच करने वाले लोग हैं, दुनिया कैसे इस ऑब्जेक्टिव या किस गोल तक कैसे पहुंचेगा और 2030 के अंदर। लेकिन ये चीज बदला और ऐसे बदला, प्रधानमंत्री का जो मैसेज है और लोगों ने जो इंस्पायर्ड हुए, लोगों ने जो मिलकर काम किए, जो कलेक्टिव वर्क हुआ, जो बात से बात चल पड़ा, उसका नतीजा ये हुआ कि 2018 में जब महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन था, जिसमें कि यूएन सेक्रेटरी जनरल देश में आए और बहुत सारे बाकी करीब अनेक सारे देशों की मंत्रीगण आए, उसमें बात हुआ कि भाई अभी देखिए बाकी जिसको करना है ये काम को पूरा सब इंडिया से सीखिए। इन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यहाँ आके उस रिकॉर्ड पर किया। एक समय पर भारत की स्थिति एसडीजी के लिए सरदर्द था। एक समय आया 2018 में जो बोले कि भाई इनसे सीख के कुछ कर लीजिए अपना देश में। तो ऐसे नाइजीरिया में क्लीन नाइजीरिया मिशन लॉन्च हुआ है और दूसरे कंट्री भी सीख के कि ये जो हमारे जो प्रोसेस है, लोगों को जुड़कर काम करने की प्रोसेस है, हमारा टॉयलेट्स को, कंस्ट्रक्शन को, 4 चीजें हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फंडिंग, पार्टनरशिप, फुल पार्टिसिपेशन। ये 4 जो हमारे मंत्र हैं, ये चारों मंत्रों को दूसरे देश अपना रेप्लिकेट करना चाहते हैं। और आपने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लोग आते थे, टूरिज्म जगह जाते थे, पिलग्रिम सेंटर में जाते थे, कोई शहरों में जाते थे, तो वहां जाकर जो देखते थे उससे महात्मा गांधी ने एक बार देखे थे, जब साउथ अफ्रीका से आए, पहले तो देश भ्रमण पर निकले और जहां जहां जो सीन उनको देखा गया प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज में, बोले कि भाई मैं प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज को नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारे जगह गंदे होते हैं, पहले हम गंदगी साफ करते हैं। ऐसे ही बाहर की जो अभी जो विजिटर्स आते हैं वो देखते हैं कि क्या काम हुआ है। आपने शायद सुना होगा, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब का अगुवाई में हुआ है। पहले सोच आइकॉनिक प्लेस था, अभी सोच तीर्थ हुआ है कि हर तीर्थ को कैसे साफ सफाई किया जाए कि लोग आके देव दर्शन करें, मंदिर दर्शन करें, उसके साथ सफाई का आचार व्यवहार करके सफाई का मैसेज लेके भी अंदर जाए। तो इसीलिए ये टूरिस्ट जगह, जो पिलग्रिम सेंटर, ये सबका औकात भी बढ़ा है सफाई के लिए और इंडिया की सफाई का मर्यादा। और ये सारे चीज जानते हैं कि शहरों में ज्यादा होता है क्योंकि कचरा के जो ज्यादातर कूड़े हैं, और जैसे 1.6 लाख टन जो जनरेट होते हैं म्युनिसिपल वेस्ट पर डे इंडिया में, तो ये सारे, और जनरली विजिटर्स आते हैं तो शहरों को आते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, तो वो उनका इंप्रेशन बनाते हैं। वो इंप्रेशन लेकिन काफी चेंज हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ बता दूंगा, इसका चर्चा और भी कर सकते हैं, ये अभी रास्ता बहुत बाकी है। क्योंकि अगर हमें गार्बेज फ्री, कूड़ा कचरा मुक्त भारत बनाना है, जैसे कि खुले सोच के मुक्त भारत बन गया, ऐसे ही कूड़े कचड़े का मुक्त अगर पूरा करना है, तो जैसे आज प्रधानमंत्री जी बता रहे थे, और करना बाकी है, क्योंकि एक पीढ़ी का काम नहीं है, एक सरकार के काम नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। लोगों की भी आदत होगा, बदलेगा। सूरत के एग्जाम्पल देखिए, सूरत कुछ साल पहले वहां प्लेग की समस्या हुआ था। एक स्टडी भी ये बोलता है कि वहां जो कूड़े कचड़े की जो प्रभाव है उससे वहां सारे बीमारी हुआ और सूरत का हालत कहाँ चला गया था। लेकिन आज सूरत एक शान से भारत की स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर में जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ये भी बता रहे थे कि स्वच्छता और संपन्नता, मतलब उसको ये भी जोड़ रहे थे कि हमारे प्रॉस्पेरिटी, हमारे समृद्धि, हमारे इकोनॉमी का स्केल, हमारे जीडीपी, सारे कैसे स्वच्छता के साथ जुड़ा हुआ है। और वो तो पूरा ही समूचा चीज हुआ। तो कॉम्प्रिहेंसिव, संपूर्ण स्वच्छता, कॉम्प्रिहेंसिव क्लीननेस, फ्रीडम फ्रॉम गार्बेज, ये सब मिला के एक समावेश करेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग ज्यादा आएंगे, बहुत सारे इवेंट्स होगा, ग्रोथ सेंटर्स बनेंगे, ये होगा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर वर्ष 2014 में भी और उसके बाद अपने लोकप्रिय भारतवर्ष के सबसे अधिक सुने जाने वाले कार्यक्रम मन की बात में भी विभिन्न अवसरों पर कचरे से कंचन तक की अवधारणा, यानी वेस्ट से वेल्थ की जो एक सोच है, उसका पूरा दर्शन उन्होंने अपने कार्यक्रम में रखा था और समझाया था कि हम वेस्ट से वेल्थ पा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं, उसके उदाहरण देने लगे हैं। स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें।
मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आप सभी को बधाई देता हूं। इसी की चर्चा हमारे आज के विशेषज्ञ अक्षय जी कर रहे थे कि वेल्थ किस तरह हम कचरे से निकाल सकते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न अवसरों पर जो कहा है, खासतौर से ई वेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे विभिन्न गैजेट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वह किस रूप में आने वाले दिनों में हमें सोना दिलाएगा, तांबा दिलाएगा, चांदी दिलाएगा। आइए हम प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को सुनते हैं। आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है, तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है। मानव इतिहास में जितने कमर्शियल प्लेन बने हैं, उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना ई वेस्ट निकल रहा है उसके बराबर नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। अजय जी, हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि अभी अक्षय जी ने चर्चा की कि किस तरह से शहरों में तीर्थों में सुधार हुआ है। तीर्थों की जो छवि थी, तीर्थों को लेके जो एक जनमानस की या खासतौर से बाहर से आने वाले लोगों की धारणा थी, चाहे वो अपने देश के हों या विदेशों के हों, वो पूरी तरह बदल गई है। यहाँ हम शहरों की रैंकिंग को लेकर जो एक कह ले कि एक नया स्वच्छ भारत के संकल्प के साथ, अभियान के साथ, आंदोलन के साथ स्वच्छता की जो रैंकिंग की गई, इसने भारत के विभिन्न शहरों में किस तरह से एक नई चेतना लाई है। किन अर्थों में आप देखते शहरों की रैंकिंग को लेकर, स्वच्छता रैंकिंग विशेष रूप से? ये स्वच्छ भारत रैंकिंग और जो पुरस्कार का जो शुरुआत हुई है, इससे शहरों और गांवों पे उनकी स्वच्छता के लिए रैंकिंग दी गई है और उसके बाद उनको पुरस्कार दिया जाता है। इससे एक तरह की हेल्दी कंपटीशन का विकास हुआ है और लोग और भी उत्साह के साथ इस अभियान में शामिल हुए हैं। अब धीरे धीरे रैंकिंग की प्रक्रिया भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट होती जा रही है। पहले था कि हम 5 मुद्दों के हिसाब से हम रैंकिंग करेंगे, आज 33 पॉइंट्स के ऊपर रैंकिंग की जाती है। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी सफाई है, जैसे उस शहर में प्रॉपर गार्बेज कलेक्शन होना, उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन होना, फिर उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना, दूसरे जैसे टॉयलेट्स हैं तो टॉयलेट्स पे भी रैंकिंग के करीब 30 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिसमें कि देखा जाता है कि वहां फ्लोर ड्राई है या नहीं है, सीट साफ है या नहीं है, लोग शौच के बाद फ्लश करते हैं या नहीं करते हैं, हाथ धोने के लिए साबुन है या नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के और फिर इस रैंकिंग को बनाया गया है। तो इससे एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन का विकास हुआ है और मेरा मानना है कि इससे एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, जिससे कि हम अपने शहरों को, हम अपने प्रतिष्ठानों को साफ रखने में सक्षम होंगे इस कार्य को करने। अक्षय जी, यहाँ पर हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन में जो कचरा प्रबंधन है और ठोस कचरा है, उसको लेके क्या नीतियां अपनाई गई हैं। आने वाले भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आपने कहा कि अभी मंजिल काफी दूर है और उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, तो बहुत संक्षेप में हम समझना चाहेंगे कि क्या नीतियां रही और उन्हें अमल में किस रूप में लाया जाएगा, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो फेज है टॉयलेट रिवोल्यूशन जो हुआ, शौचालय निर्माण करीब 120 मिलियन, 12 करोड़, करीब 11 करोड़ रूरल एरियाज में और 1 करोड़ मान लीजिए शहरी क्षेत्र में। तो वो एक सीधी ऑब्जेक्टिव था और उसमें टेक्नोलॉजी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था। टॉयलेट के लिए एक्सेस दो, उसका यूसेज बढ़ाओ, व्यवहार परिवर्तन करे, शट द डोर। मतलब पहले तो टॉयलेट देखो कि सब परिवार के पास टॉयलेट है और यूज भी कर रहे हैं सीधी। लेकिन आगे जो है वेस्ट मैनेजमेंट की बात आपने जिक्र किया, वही है
लिक्विड सॉलिड दोनों वेस्ट का बात कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉन्टेक्स्ट में, अर्बन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी ज्यादा बात शायद सॉलिड वेस्ट का होगा। आप ये इतना सीधी बात नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए टेक्नोलॉजी भी आएगा, एंटरप्राइज भी आएगा। जैसे 5,000 स्टार्टअप अभी वास्ट सेक्टर में आज जिक्र भी हो रहा था उस 10 ईयर सेलिब्रेशन में। तो इससे कहीं ज्यादा जरूरत है और धीरे धीरे पॉलिसी और फाइनेंसिंग ये सब मिला के इंसेंटिव इस लाइन में चल रहा है कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बने, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसमें आ पाए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे जितना बड़े बड़े शहर है, दिल्ली एनसीआर की बात ले लीजिए, जितने बड़े बड़े शहर, उसके शहर के किनारे जो लेगेसी डंप साइट्स या लैंडफिल होते हैं, उसमें जानते हैं पुराने कचरे कितने हैं? 22 करोड़ टन है उसमें जी। और करीब करीब 2400-2500 उसका नंबर है। इसे जो अगली माउंटेन आप अगर बोले, हमारे यहाँ भलसुआ है, गाजीपुर है, ओखला है, बंधवारी है, और जैसे देवनर और मुलंद, ये मुंबई का काफी मशहूर है। बैंगलोर में भी सारे जगह में इसको देख के डिप्रेशन लगता है, ये कब जाएगा, कैसे जाएगा। लेकिन ये बात भी अच्छी है, 40% इस वेस्ट ऑलरेडी रिमेडिएट हो चुका है और इसके नीचे जो शहरी लैंड दबा हुआ, बहुत सारे हजारों एकड़, उसमें 4500 एकड़ लैंड रिकवर करके उसमें जैसे इंदौर, लखनऊ जैसे शहर मान लीजिए, वहां इसमें पार्क वगैरह बना चुके हैं। ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया कि ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहां अगर कचरा नहीं जाएगा, कचरा जाएगा कहाँ? या आपके टोली और आपका आरडब्ल्यूए या आपकी कॉलोनी के बाहर या रोड के ऊपर फिर अल्टरनेट कचरा डंप बनेगा। जब तक ये पूरे कचड़े सेग्रीगेट नहीं होता है, उसका रिकवरी नहीं होता है, उसका प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं होता है, उसका कन्वर्जन होकर साइंटिफिक डिस्पोजल नहीं होता है, तब ये कचरा की घेर से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आज की प्रधानमंत्री की बातों से भी मुझे ये और एक इशारा मिला, वो संपन्नता और स्वच्छता दोनों को एक साथ जोड़ रहे थे। अब भाई जो कचरा को, आपने थोड़ी देर पहले कांच से कंचन की बात भी किया जी, आप कचड़े को कचड़े मत मानिए, और कचरा तो आएगा ही, कंज्यूमरिज्म होगा। तो आप देखिए, आपका मान लो लैपटॉप है या आपका मोबाइल फोन है, नया डिजाइन आता है, आप फिर कहाँ कर लेते हैं, हाँ तो जाएगा। ये बहुत टॉक्सिक होता है। मेडिकल वेस्ट बहुत टॉक्सिक होता है। घरों घरों में जो सैनिटेशन वेस्ट होता है वो भी बहुत टॉक्सिक होता है। और ये जब तक अलग नहीं होगा वेट ड्राई, इंदौर क्यों 6 साल से वो क्लीनेस्ट सिटी है, इसीलिए कि वहां के हर घर 6 बिन यूज करता है, और जबकि पूरा भारत में खाली हरा नीला 2 ही बिन सारे जगह में लगाने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, वो होना भी मुश्किल हो रहा है। तो लोग वेस्ट को वेस्ट नहीं माने, वेस्ट को मैनेज करना पड़ता है। गेट रीड ऑफ वेस्ट से नहीं होता है कि मेरा बेडरूम से, मेरा ड्राइंग रूम से, मेरा किचन से मैं एक वेस्ट को निकाल दिया तो मेरा काम खत्म हो गया। तब तो फिर आपने बहुत गड़बड़ किया। उसको सेग्रीगेट करना है, उसको ठीक जगह में जाके उसका डिस्पोजल होना है, रिकवरी होके, और वो कंप्लीटली प्रोसेसिंग होना है, जिससे कि आपको पैसा भी थोड़ा मिलेगा, जिससे को मिले। कंपोस्ट अगर करेंगे लोग अपना घर में, उनको ही मिलेगा। तो ये, लेकिन वैल्यू उसको निकालने के बाद क्या होता है, आपको 2 चीज हासिल होता है। एक तो आप वेस्ट को पूरा निपटान करते हो, वेस्ट को ट्रांसफर नहीं करते हो एक जगह से दूसरी जगह सही तरीके से, और उसके बाद उससे वैल्यू भी निकालते हैं। आपको उससे आमदनी होता है, कमाई होता है। और ये प्रोसेस जो है, मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस को पूरा मोनिटाइज करने में और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन करने में ये शुरू तो हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें और टाइम लगेगा, और थोड़ी सी उसमें लोगों का एंटरप्राइजिंग स्पिरिट और लोगों का समझ, दोनों चीज, आदत और व्यवहार की वेस्ट को कैसे नजर में देखा जाए। और दूसरे है जो टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लेकर लोग आए और इसको हैंडल करके इससे खुद प्रॉफिट करें और देश को भी फायदा पहुंचाए। अजय जी, यहाँ हम आपसे समझना चाहेंगे, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज भी आह्वान किया है कि स्वच्छ भारत का सपना हम सब देख रहे हैं, हमसे पहले हमारे पूर्वज देख चुके हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, उसका एक रास्ता अक्षय जी ने बताया है। पहले तो हम प्रधानमंत्री ने जो आज आह्वान किया है हम उसे सुनते हैं, और फिर अगला सवाल आपके लिए होगा। गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिल करके पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूँ और उतना ही भावुक भी हूँ। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अजय जी, यहाँ हम ये समझना चाहेंगे कि प्रचार तंत्र
आज की तारीख में एक बड़ी भूमिका निभाता है और यह प्रचार सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि हमारे आपके स्तर पर, आम जन के स्तर पर किस रूप में जन जन तक पहुंच सकता है, यानी जो सोशल मीडिया है, सोशल साइट्स हैं और हम आप हैं, वह किस तरह इसे बढ़ा सकते हैं स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए। 2024 की जब शुरुआत हुई है स्वच्छता ही सेवा की, तो हमने सबसे पहले ये महसूस किया कि अभी भी जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाने की जरूरत है। तो इस कार्य को करने के लिए हम लोगों ने एक पैन इंडिया प्रोग्राम बनाया, जिसमें कि हमने 260 लोकेशन सेलेक्ट किए और ये लोकेशंस थे हमारे जो कम्युनिटी टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं इसके आसपास। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे वहां पे जितने लोग आते हैं यूजर्स, तो हमारा उसमें ध्येय ये था कि पहले उन्हें हम सेंसिटाइज करें, उन्हें जागरूक करें और टॉयलेट के एटिकेट्स के बारे में हम उनको समझाएं, ताकि जो टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं और जो करने वाले हैं उनके लिए एक साफ सुथरा और प्रॉपर सैनिटेशन वहां पे मिले। दूसरा हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ डार्क स्पॉट्स की, जहां पे हमें लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा है या बहुत गंदगी है, उसको प्रॉपर ढंग से साफ करके वहां से जितने भी कचरे हैं उनको निकाल के उनकी सॉर्टिंग करके उनको हम लोगों ने एक जगह से अलग अलग करके और फिर जो इस काम में लगे हुए हैं उन्हें हम लोगों ने सौंपा और वहां पे पूरी सफाई की और ये कंटिन्यूअस हम 15 दिन तक करते रहे। सबसे जरूरी ये है कि जब तक हमारे स्वभाव में और संस्कार में स्वच्छता नहीं आएगी तब तक ये कैंपेन चलाने से कुछ भी नहीं। तो इस बार प्रधानमंत्री जी ने जो थीम दिया था वो था कि हमें अपने स्वभाव से और हमें अपने संस्कार से स्वच्छता को जोड़ना पड़ेगा, ताकि इसमें जन जन की भागीदारी बढ़े। और इस कार्य को हमने देखा कि 15 दिनों में काफी कुछ हुआ है और ये वन डे या 15 दिन का चीज नहीं है, एक पखवाड़े का नहीं है, ये सतत चलने वाली चीज है और इसको हम लोगों को आगे हमेशा के लिए करते रहना है और इसमें जुटे रहना। अक्षय जी, यही सवाल मैं आपसे एक बार फिर समझना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो आम हमारे श्रोता हैं उन्हें किस रूप में संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता के प्रति, अंतिम संदेश के रूप में किस रूप में अपने जीवन में इसे उतारा जाए, यानी इसे प्रचारित प्रसारित किया जाए, उसके लिए क्या रणनीति देना चाहेंगे आप आम जन को, आम श्रोताओं को? देखिए, स्वच्छता कोई एक का काम नहीं है, ये एवरीवन्स बिजनेस है। और पिछले 10 साल में हम एक स्वर्ण फाउंडेशन बनाया है, गोल्डन हेरिटेज बनाया है, लोगों की सामूहिक प्रयास से इसके ऊपर अभी एक बड़ा इमारत बनने का स्कोप आया है कि हम देश को संपूर्ण स्वच्छता की तरफ ले जाए और सारे वेस्ट को हम जैसे उसमें से सोना निकालें, वेस्ट टू वेल्थ बना लें। आप देखिए, अभी जो 15 दिन की बात हुआ, ये शायद बहुत अच्छा काम किया है उनका संस्था, जो उसके बारे में बात कर रहे थे। पूरा जानते हैं क्या हुआ है लास्ट 15 दिन में? 30 करोड़ लोग उसमें जुड़े हैं और करीब 8 लाख लोकेशन जो कि बहुत ही गंदा रिजिड फिल्थ जिसको बोलते हैं, उसका कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन होकर साफ हुआ है। और सबसे बड़ी जो ह्यूमन टच इसमें दिया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, जो हमारे सबसे बड़ा सिपाही है, जो सबसे हमारे पूज्य भाई है इस काम में, सैनिटेशन वर्कर जिसको हम सफाई मित्र का नाम दिए हैं, उनके लिए 1.5 लाख स्पेशल कैंप लगाया गया है 15 दिन में कि उनका हेल्थ वेलफेयर के बढ़ाया जाए। सो ये खाली सिंबल नहीं है, ये सुआयोजित प्लान है और एक्शन प्लान है, जिससे कि हमें उम्मीद रहता है कि आगे बात अच्छा रहेगा। और ये आज स्वच्छ भारत दिवस में हम बात कर रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा कंप्लीट हुआ है। 3 चीज आज है, आज स्वच्छ भारत दिवस है, स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल हुआ है, स्वच्छता ही सेवा का आज कल्मिनेशन है। ये एक मुझे लग रहा है कि प्रॉमिस जो है, देश के सामूहिक जो बोलते हैं ओथ टेकिंग है, प्लेज है, इसका एक रिन्यूअल है कि हम इस रास्ते पर बढ़ेंगे, हमारा हैबिट रहेगा, संस्कार रहेगा और हम जो अभी तक बनाए हैं उसको संभाल कर रहेंगे। हमारा टॉयलेट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, हमारा उसको रख रखाव करेंगे, उसमें पानी देखेंगे कि पानी भी रहे और आगे आगे जो चैलेंजेस है वेस्ट का, सॉलिड एंड लिक्विड को, उसको निपटा के हमारा गांव और हमारे शहर को संपूर्ण स्वच्छ बनाएंगे। ये आज की प्रॉमिस होना चाहिए, ये सबका प्रॉमिस होना चाहिए। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और स्वच्छता विशेषज्ञ अजय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है